तो अब इसके बाद हम बात करते हैं असममित जीव की। जैसे कि मैंने अभी बात आपको बता दिया है कि असममित जंतु का मतलब ये होता है जिसकी त्रिज्या मतलब जिसका आकार जो होता है वो बदलता रहता है। दूसरा आते हैं हम सममित जीव में। तो सममित जीव का मतलब ये होता है जिसकी सिमिट्री जो होती है या जिसका आकार जो होता है वो हमेशा, या आकृति की बात करें तो आकार की नहीं, आकृति की बात करें हम तो आकृति जो होती है वो हमेशा समान बनी रहती है, वो कभी भी अपनी आकृति में बदलाव नहीं करता है। तो इसको हम चार भागों में बांटते हैं। फर्स्ट जो है गोलीय। गोलीय का मतलब ये होता है कि हम अगर उसको कैसे भी देखें, मतलब कि वो जो भी जीव है अगर हम उसको किसी भी दिशा से देखें या ऐसा करें कि अगर हम उसके शरीर को कट भी करें तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो सममित होना चाहिए। हम उसको कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी जीव को हम दो बराबर भागों में बांटे, तो जो बराबर भागों में बांटे तो बराबर भाग जो होते हैं वो कैसे होना चाहिए, एक तरह से गोल ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए गेंद, अगर आप गेंद को चारों तरफ से भी देखो तो उसकी त्रिज्या कैसी होती है, गोल ही होती है। तो ऐसे जीव जिनकी त्रिज्या कैसी होना चाहिए, गोल होना चाहिए, मतलब कि हम उनको दो बराबर भागों में बांटे तो भी वो कैसे दिखे, गोल ही दिखे, तो उसको हम बोलेंगे गोलीय सममिति। दूसरा आता है अरीय सममिति। अरीय सममिति का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने केक देखा होगा, अगर हम केक को देखें तो अरीय सममिति में क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी जीव को अगर ऐसा कोई सममिति वाला जीव है जिसकी अरीय सममिति है, तो अगर हम उसको अनुदैर्ध्य से काटे, अनुदैर्ध्य मतलब अगर हम उसको ऐसे काटे तो उसकी सममिति कैसी होना चाहिए, गोल ही होना चाहिए। तो इसमें जो आते हैं वो जीव है, इसका जैसे उदाहरण है सिलेंट्रेट्स है और इकाइनोडर्मेटा के जीव हैं। तो ऐसे जीव जो होते हैं जिनकी अरीय सममिति होती है उनमें अगर देखा जाए तो एक सिरा जो होता है उस पर मुख उपस्थित होता है और दूसरे सिरे पर अगर देखा जाए तो गुदा उपस्थित होता है। फिर आता है द्विअरीय सममिति। द्विअरीय सममिति का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जिनको अगर अनुदैर्ध्य तल से काटते हैं हम, तो एक या दो तलों से एक तरह से एक या दो तलों से अगर हम काटते हैं तो उसमें समानता होना चाहिए। चाहे एक हिस्से से काटे चाहे दूसरे हिस्से से काटे, वो दोनों कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दोनों तल अगर समान होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विअरीय सममिति। इसका उदाहरण जैसे मान लीजिए पतंग है, इसको ले लेते हैं हम। अगर हम इसकी ऐसे कटिंग करते हैं तो इसके दोनों भाग कैसे हैं, समान है। अगर इसके दोनों भाग समान है तो इसको हम बोलते हैं द्विअरीय सममिति। तितली को भी ले सकते हैं आप, जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का ये हिस्सा जैसा होता है वो इधर वाला हिस्सा भी ऐसा होता है, मतलब लेफ्ट राइट में अगर हम देखें तो लेफ्ट राइट हिस्सा जो होता है अगर वो समान होता है तो उसको हम बोलते हैं द्विअरीय सममिति। फिर आता है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति का मतलब ये होता है कि एक तरह से देखा जाए तो अग्र एवं पश्च भाग से, अगर कोई जंतु अग्र एवं पश्च भाग से समान है तो उसको हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। अब द्विपार्श्व सममिति का मतलब क्या होता है, द्विपार्श्व सममिति जो है जिसमें अग्र और पश्च भाग पृष्ठ अधर भाग जो होते हैं वो सममितार्थी होते हैं। जैसे कि खरगोश में है या फिर मनुष्य में, तो अग्र एवं पश्च भाग जो होते हैं, लेटरल साइड जो होती है वो समान होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे द्विपार्श्व सममिति। तो इस तरह से आकृति के आधार पर भी जब जीवों को काटा जाता है तो उसको हम बोलते हैं उसकी सिमेट्री या सममिति। फिर आता है प्राथमिक जनन स्तर। प्राथमिक जनन स्तर मैंने आपको बता दिया था कि प्राथमिक जनन स्तर क्या होता है। तो प्राथमिक जनन स्तर का मतलब ये होता है कि जब भी जीव का निर्माण होता है तो जीव निर्माण के पहले, मतलब कि बेबी बर्थ के पहले कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें गैमेट का फ्यूजन होता है मदर के यूटेरस के अंदर। जब फ्यूजन होता है तो बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है। सबसे पहले वो किस रूप में होता है, कोशिका के गुच्छे के रूप में होता है, एक सिंगल कोशिका के रूप में होता है। ये कोशिकाओं में विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप प्रथम अवस्था आती है जिसे हम मॉरुला अवस्था कहते हैं। तो उसके बाद वही अवस्था जब कोशिकाओं के गुच्छों में बढ़ती है और एक कैविटी, मतलब कि जब एक गुहा उसमें बन जाती है तो वो बन जाती है ब्लास्टोसिल, और ब्लास्टोसिल बदलती है गैस्ट्रुला में। तो जब गैस्ट्रुला अवस्था आती है, मनुष्य की ही बात कर रहे हैं हम, तो मनुष्य में क्या होता है, तीन जनन स्तर बनती है जिसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इसके मध्य में बोलते हैं मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। क्यों है, क्योंकि बच्चे में जो तीन जनन स्तरों का ये काम होता है कि उसके शरीर के जो अंग हैं उनका विकास किसके द्वारा होता है, उनका विकास होता है इन्हीं जनन स्तरों के कारण।
पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें जन्म स्तरों की संख्या कम भी होती है, जैसे कुछ जो होते हैं उनमें द्विस्तरीय ही होती है, मतलब इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगी पर मेसोडर्म नहीं पाई जाती है, जैसे सिलेंट्रेटा के जो जीव होते हैं उनमें। त्रिस्तरीय मनुष्य में होती है, मनुष्य में प्रॉपर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होती है, तो उसको हम बोलते हैं जन्म स्तर। इस तरह की जन्म स्तरें पाई जाती है, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय। अब आते हैं हम सिलोम पर। सिलोम क्या होती है, तो सिलोम को आप समझ लो, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी आहार नाल है, या ऐसा कहें कि ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर है, प्रॉपर शरीर है। अगर इस शरीर को हम इस तरह से काटें तो हमारे शरीर में इस तरह से गुहा दिखती है, ये गुहा दिखती है अगर कटिंग करें, तो इस गुहा के अंदर क्या होता है, हमारे शरीर के सारे अंग उपस्थित होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं सिलोम। पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम अकशेरुकी और कशेरुकी जीवों की बात करें तो अकशेरुकी और कशेरुकी जीवों में सिलोम भी जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो सिलोम जो होगी वो अलग अलग होगी। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है, जिनमें प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है, या ऐसा कहें कि जिनमें सिलोम ही प्रेजेंट नहीं होती है। तो अगर देखा जाए तो इनमें सिलोम पूरी तरीके से अनुपस्थित होती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एसिलोमेट जंतु। क्या कहा जाता है इनको, एसिलोमेट। क्यों, क्योंकि इनमें सिलोम एब्सेंट होती है। सिलोम मैंने बता दिया है कि हमारे शरीर की जो आंतरिक गुहा होती है उसको सिलोम बोलते हैं, और उसी में हमारे सारे अंग मौजूद होते हैं। अब देखिए स्यूडोसिलोमेट ऐसी सिलोम जो पार्शियली प्रेजेंट होती है, मतलब प्रॉपर नहीं होती, होती जरूर है सिलोम, पर अगर ऐसे जीवों को हम देखें तो स्यूडोसिलोमेट जो होते हैं इनमें अगर देखा तो देह भित्ति एवं आहार नाल के मध्य में गुहा जो होती है वो पाई जाती है, और इसमें जो होती है पेरिटोनियम से। अब देह भित्ति और आहार नाल क्या होती है मैं बता देती हूँ आपको। जब हमारे शरीर को इस तरह से कट करते हैं तो दो भाग दिखते हैं, ये वाला जो भाग होता है आहार नाल का होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको देह भित्ति बोलते हैं, देह भित्ति। तो ये इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो कोई इस तरह का कोई लिक्विड नहीं भरा होता है, तो उसको हम बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट। मतलब ऐसे जंतु या ऐसे जीव जिनमें की देह गुहा और आहार नाल के बीच में कोई स्थान नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। पर यूसिलोमेट में मनुष्य आते हैं और भी बड़े जीव आते हैं, क्योंकि अगर इनमें देखा जाए तो इन दोनों के बीच में एक तरल द्रव भरा होता है जिससे सारे अंग उपस्थित होते हैं। तो आहार नाल और देह भित्ति के बीच में क्या होगा, प्रॉपर सिलोम होती है, प्रॉपर अगर देखा जाए तो तरल द्रव भरा होता है, और इसी द्रव के अंदर हमारे सारे अंग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे यूसिलोमेट जंतु। तो इस तरह से मैंने इसकी कुछ जनरल चीजें आपको बता दी। इसके बाद हम क्योंकि क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो क्लासिफिकेशन में ये जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं, सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा हमने इसका स्वभाव, तीसरा हमने इसका आवास कहाँ पर ये रहते हैं वो, फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा था शारीरिक या कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन, या ऐसा कहें कि संगठनात्मक स्तर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है इसकी शारीरिक योजना, सम्मिति, प्राथमिक जनन स्तर और सिलोम या देह गुहा। अगर ये 8 पॉइंट आपको अच्छे से पता रहेंगे तो ही आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि फिर इसका क्लासिफिकेशन इजी हो जाएगा। तो इसके बाद जो है हम जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपका एंड हो गया है। थैंक यू।